दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में वर्णमाला। तो हिंदी व्याकरण में जो वर्णमाला टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपका यूपी टीईटी, सुपर टेट और लेखपाल की भर्तियों के लिए और अन्य जितने भी एग्जाम यूपी गवर्नमेंट के हैं उनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वर्णमाला के बारे में। देखिए, वर्णमाला में हम सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी जो है वो संस्कृत भाषा के भाषा जो है वो संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है और भास का अर्थ होता है बोलना। तो भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है और पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द होती है और उससे छोटी इकाई अक्षर या ध्वनि या वर्ण होती है। तो आज हम आपको वर्ण के बारे में, हिंदी में वर्ण कौन से कितने प्रकार के होते हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्णमाला है क्या। वर्णमाला वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है, ठीक है ना। वर्णमाला जो है वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है और हिंदी वर्णमाला में, हिंदी में क्या, किसी भी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। अब बात करते हैं वर्णमाला में जो कुल आपके उच्चारण यानी बोलने के आधार पर वर्ण है वो 45 है और कुल जो वर्ण है वो 52 है। तो जिनमें 45 में स्वर जो है वो 10 है उच्चारण में या बोलने के आधार पर, और व्यंजन जो है आपके वो 35 है। ठीक, तो 10 और 35 कितना हो गया है, 45 हो गया है। इसके बाद कुल 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 स्वर या लेखन के आधार पर स्वर 13 है और कुल जो है व्यंजन आपके वो 35 और 4 कितने हुए आपके 39, यानी कुल व्यंजन जो है वो आपके 39 है। ठीक है, तो 13 और 39 कितना हो जाता है, 52, यानी हमारी पूरी वर्णमाला में 52 वर्ण है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, सिर्फ ये पूछा जाए स्वर कितने, ना तो उच्चारण में और ना लेखन में, सिर्फ पूछा जाए स्वर कितने, तो आंसर आपको क्या लगाना है, 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि स्वर कितने, तो आंसर होगा 11 और व्यंजन कितने, आपके 33 होते हैं। तो आइए देखते हैं उच्चारण में कौन कौन से व्यंजन होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है स्वर। ये पूछा जाए कि स्वर कितने हैं तो 11। अब उच्चारण की बात पूछी जाए कि उच्चारण में कितने होते हैं, तो ये री ऋषि का स्वर जो है उच्चारण में नहीं होता। और एक अंग और आहा जो है वो भी उच्चारण में या बोलने के आधार पर नहीं होता है। तो उच्चारण में आपके 10 ही स्वर हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। और अगर आपसे स्वर पूछा जाए तो इसमें री भी शामिल हो जाता है, 10 प्लस 1। तो ये स्वर कितने होते हैं, 11। एक कौन सा जोड़ गया है, री। इसके अलावा कुल स्वर पूछे जाएं तो उसमें अंग और आहा को भी शामिल कर लिया जाता है। तो कुल स्वर आपको लगाना है या लेखन में स्वर लगाना 13, उच्चारण में आपको लगाना 10 और स्वर लगाना है आपको 11। आइए अब बात करते हैं हम आगे स्वरों के वर्गीकरण की। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। और स्वर होते क्या हैं ये हम आपको बता दें पहले, कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, बोले जाने
वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वर्गों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला जो है वो है आपका मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, 1 2 3 मात्रा या उच्चारण के आधार पर। तो देखिए, ह्रस्व स्वर वे कहलाते हैं जिनके बोलने में कम समय लगे या फिर एक मात्रा का समय लगे। जिनके बोलने में कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर जो है वो आ ई उ और ऋ होते हैं। आ ई उ और ऋ, ये जो 4 है ये ह्रस्व स्वर है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋ, ये 4 ह्रस्व स्वर है। इनको बोलने में एक मात्रा या बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व से 2 गुना। या फिर हम बात करें 2 मात्राओं का समय लगे जहां पर, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, आओ, ये जो है आपके ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ और एक ऑफिस वाला वा होता है। ये विदेशी ध्वनि है, आगत ध्वनि होती है। अभी हम आपको बताएंगे और कौन कौन सी आगत या विदेशी ध्वनियां होती हैं। तो दीर्घ स्वर जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता हो उनको दीर्घ स्वर कहते हैं, या 2 मात्राओं का समय लगता हो। तो आ ई उ ए ऐ ओ औ ये आपके दीर्घ स्वर हैं। और प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? जहां पर बोलने में ह्रस्व से 3 गुना और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता हो, वहां पर उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर की पहचान है कि किसी भी स्वर के पीछे ये आपका 3 जो है, त्रिके 3 जो आपका हिंदी में गिनती का नंबर होता है वो आपका लगा रहेगा। इससे क्या होता है कि उस ध्वनि की जो आवाज है वो 3 बार हमको खींच के बोलनी है, या इस तरीके से 3 बार एस बना रहेगा। जैसे कि ओ लिख दिया और ओ के पीछे ये 3 बना दिया, इसका मतलब ओ का साउंड हमको खींच के बोलना है, ओ। या फिर हम मान लेते हैं कि ओ के पीछे 3 ना बनाकर ये 3 बार एस बना दें, तब भी ये आपको समझना है कि ये आपका जो है प्लुप्त स्वर होता है। इसका प्रयोग ज्यादातर हम चौपाइयों और छंदों में करते हैं जहां पर हमको खींचकर इसको बोलना पड़ता है। तो इसकी पहचान है कि जिस भी स्वर के पीछे 3 लिखा होता है या ये 3 बार एस बना होता है तो वो प्लुप्त स्वर होता है। जैसे हमने कई बार कहीं कई जगह देखा है कि ओम इस तरीके का लिखा रहता है, तो अगर ये 3 नहीं लगता तो इसको हम डायरेक्ट पढ़ देते ओम। लेकिन जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ऐसे बोलते ओम, तो यहाँ पर इसको खींचने का काम करता है 3, यानी इसको ज्यादा लंबे समय तक ले जाने का कार्य करता है ये 3। तो इसकी पहचान आपकी समझ गए होंगे। तो मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व जिनके बोलने में कम समय आता है या एक मात्रा का समय लगता है और उनकी संख्या यहाँ पर 4 है, आ ई उ और ऋ।
दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है या दो मात्रा का समय लगता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ और उआ। प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर से 3 गुना और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। और इनकी पहचान 3 से या ट्रिपल एस से होती है, जिस भी स्वर के पीछे लग जाता है। देखिए, दूसरा जो स्वर का भाग है वो जीव के प्रयोग के आधार पर। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर जो है, जीव के 3 हिस्से से स्वरों का उच्चारण होता है। अग्र यानी जीव के आगे वाले स्वर से, मध्य से और पश्च से। आगे से, बीच से और पीछे से जो है जीव के स्वर निकलते हैं। तो देखते हैं आगे वाले से कौन कौन से निकलते हैं। ई, ए और ऐ। ये 4 स्वर जीव के आगे वाले हिस्से से निकलते हैं। इनको बोलते समय जीव के आगे वाले हिस्से पर जोर पड़ता है। और मध्य स्वर जो है सिर्फ एक ही है, छोटा आ। तो छोटा आ जो है वो मध्य स्वर है और बाकी सब पश्च स्वर है। बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ और ओआ। ये जीभ के पीछे वाले हिस्से से निकलने वाले स्वर है। तो जीभ के 3 जगह से जो है स्वर निकलते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र से ई, ए, ऐ और मध्य से अ और पश्च से बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ और उआ। तो ये आपके जो है जीभ के आधार पर थे। तीसरा जो है आपका प्रयोग वो है आपका मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार। तो मुख द्वार के आधार पर जो स्वर है वो आपके 4 प्रकार के हैं। एक बीव्रत है, दूसरा आपका जो है अर्धबीव्रत है, तीसरा जो है आपका वो संव्रत है और चौथा अर्ध संव्रत है। ठीक है। जीभ के आधार पर जो है, मुख द्वार के आधार पर स्वरों का जो उच्चारण है वो आपका 4 प्रकार से होता है। बीव्रत, अर्धबीव्रत, संव्रत, अर्ध संव्रत। तो बीव्रत में क्या होता है, मुख पूरा खुलता है। मुख पूरा खुलता है। अर्धबीव्रत में अर्ध माने आधा, यानी मुख द्वार आधा खुलता है, आधा खुलता है। और संव्रत में लगभग बंद रहता है, लगभग बंद। और अर्ध संव्रत में आधा बंद रहता है, आधा बंद। ध्यान रखिए, अर्धबीव्रत और अर्ध संव्रत। अर्धबीव्रत में मुख आधा क्या होगा, खुलेगा, खुलेगा, आधा खुलेगा। और अर्ध संव्रत में आधा बंद रहेगा। तो आइए, जिनका उच्चारण मुख द्वार के पूरे खुलने से होता है वो कौन कौन से स्वर हैं आपके। तो वो सिर्फ एक ही है, बड़ा आ। बड़ा आ जब हम बोलते हैं आ, तो इसमें क्या होता है कि मुख द्वार पूरा खुलता है। और अर्धबीव्रत में जिसमें आधा मुख द्वार खुलता है वो है आ, ऐ, आओ और उआ। इनके उच्चारण में मुख द्वार सिर्फ आधा ही खुलेगा, अ, ऐ, औ और उआ। ठीक। इसके बाद संव्रत वो है जिसमें मुख द्वार लगभग लगभग क्या होता है, आपका बंद होता है। जैसे ई, उ, उ। तो इसमें क्या है कि सिर्फ ओंठ ही हिल रहे होंगे, लेकिन आपका जो जबड़ा है वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं जाता है। सिर्फ इतनी सी जगह रहती है कि आपकी सांस निकल सके। तो ई, उ, ये संव्रत हैं। इनमें मुख द्वार लगभग क्या होता है, बंद होता है। और अर्ध संव्रत में इनमें मुख द्वार क्या होगा, आधा बंद होगा, और वो होगा ए और ओ। तो ध्यान से फिर से देखिएगा, मुख द्वार के आधार पर जो स्वर है वो 4 प्रकार से उच्चारित होते हैं। बीव्रत,
अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। विव्रत क्या होता है? इसमें मुख द्वार पूरा खुलता है और सिर्फ इसमें बड़ा आ का उच्चारण होता है। अर्धविव्रत में मुख द्वार आधा खुलता है और इसमें अ, ऐ, औ और वा होता है। छोटा आ, आई और औ और वा, ये अर्धविव्रत है। इनमें मुख द्वार आधा ही खुलता है। संवृत में इनको बोलते समय मुख द्वार लगभग बंद होगा, वो ई उ होगा। और अर्ध संवृत में आधा मुख द्वार जो है, आधा मुख द्वार ही बंद होगा, आधा खुला रहेगा। ए और औ होगा इसमें, ए और औ, सॉरी, ए और ओ होगा। तो ये आपका तीसरा टाइप था जो स्वर का वर्गीकरण था। देखिए चौथा जो टाइप है हमारा स्वरों का, वो है ओंठों के आधार पर। तो ओंठों के आधार पर भी कुछ स्वरों का जो है उच्चारण होता है। एक आवृतमुखी, एक व्रतमुखी। आवृतमुखी का मतलब कि जिसमें ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं, उसको हम, तो होंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों को जो है दो प्रकार से बोला जाता है, एक आवृतमुखी और एक व्रतमुखी। आवृतमुखी क्या होता है? जिसमें ओंठ गोलाकार ना हो, यानी व्रतमुखी व्रत जैसे ना हो। जिनको बोलते समय ओंठ आपके गोलाकार ना हो, यानी वृत्ताकार ना हो, उनको आवृतमुखी। और जिनको बोलते समय ओंठ आपके गोलाकार हो जाए, यानी व्रत के आकार के हो जाए, इस तरीके से हो जाए, तो वो आपका व्रतमुखी होता है। तो वो कौन कौन से हैं जिनमें ओंठ गोलाकार होते हैं, वो पहले पढ़ लेते हैं। उ, ऊ, ओ, आओ और उआ। इनका उच्चारण करते समय हमारे ओंठ जो है वो गोल हो जाते हैं। उ, ऊ, ओ, औ और उआ। तो व्रतमुखी हो जाते हैं, यानी व्रत के आकार के हमारे ओंठ जो है वो हो जाते हैं। और आवृतमुखी जिनमें ओंठ गोलाकार नहीं होते, अर्थात वृत्ताकार नहीं होते, वो आवृतमुखी होते हैं। और इनको छोड़कर सब आवृतमुखी हैं, जैसे कि अ, आ, इ, ई, ए, आय। ये वो स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं। ठीक, तो ओंठों के आधार पर दो प्रकार से स्वरों को जो है वर्गीकृत किया गया है, अव्रतमुखी और व्रतमुखी। व्रतमुखी वो जिनमें ओंठ गोल हो जाते हैं, जिनके बोलने में ओंठ जो है गोलाकार हो जाते हैं, वो व्रतमुखी हैं। और जिनके बोलने में ओंठ गोलाकार नहीं होते, वो अव्रतमुखी होते हैं। देखिए अगला जो है आपका पांचवा स्वरों का वर्गीकरण, हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर। तो ये दो प्रकार के होते हैं, निर्नुनासिक या मौखिक और अनुनासिक। तो निर्नुनासिक या मौखिक में जिसमें हवा सिर्फ मुख से निकलती हो, मुख सिर्फ मुख से जो हवा निकले, वो आपके स्वर जो होते हैं वो निर्नुनासिक या मौखिक होते हैं। और अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से निकलती है, मुख प्लस नाक से हवा निकलती है, तो वो स्वर जो है आपके अनुनासिक कहलाते हैं। तो जो निर्नुनासिक जो मुख से निकलते हैं, वो आपके कौन से स्वर हैं? वो आपके आ, बड़ा आ, ई, यानी सभी स्वर जो है वो आपके क्या होते हैं? सभी स्वर जो होते हैं वो आपके निर्नुनासिक या मौखिक होते हैं, क्योंकि सबकी ध्वनि जो है वो मुख से निकलती है, सिर्फ अंग को छोड़कर। और अनुनासिक क्या होते हैं? जिन पर चांद बिंदी लगी होती है, वो सिर्फ आपके अनुनासिक होते हैं, क्योंकि इनकी जो ध्वनि है वो मुख और नाक दोनों से निकलती है। जैसे कि देखिए आओ ला, आओ ला। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर आंवला जब हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपकी इसकी जो ध्वनि है वो आपके मुख और नाक दोनों से निकल रही है। ऐसे देखिए आंचल,
तो यहाँ आंचल की मुख और नाक दोनों से निकल रही है। तो जहां पर भी चांद बिंदी आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, अनुनासिक है। क्योंकि अनुनासिक में जो हवा है वो मुख और नाक दोनों से निकलती है, और निर्नुनासिक में या मौखिक में सिर्फ हवा मुख से निकलती है, और इसमें सभी स्वर आपके आते हैं। इसके अलावा एक और होता है घोषत्व के आधार पर स्वर को वर्गीकरण। छठवां है जो है वो घोषत्व के आधार पर। इसमें क्या होता है कि हवा जो है आपकी इसमें कंपन होके निकलती है। कंपन, घोषत्व का मतलब होता है कंपन, यानी जब हम बोलते हैं तो जो हमारे वर्ण है वो कंपन होके निकले तो उसको हम घोषत्व या सघोष कहते हैं। तो हमारे जो सभी स्वर हैं, सभी स्वर वो क्या है आपके घोषत्व है। सभी स्वर क्या है, घोषत्व है। और यहाँ पर सभी निर्नुनासिक थे सभी स्वर। तो घोषत्व का मतलब होता है कंपन। तो जो सारे स्वर आपके जो है कंपन होते हुए निकलते हैं। एक और होता है अल्प प्राण, यानी प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व, प्राणत्व का मतलब होता है वायु। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। तो जो स्वर होते हैं वो सारे स्वर जो है वो क्या होते हैं, आपके अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण यानी इनके बोलने में वायु बाहर कम आती है। ठीक है, तो जहां पर वायु कम बाहर आती है तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण है। और सभी स्वर क्या है, सघोष भी है। और सभी स्वर क्या है, निर्नुनासिक या मौखिक भी है। तो यहाँ पर जो आपका स्वरों का वर्गीकरण है वो 7 प्रकार से बताया गया है। अब हम आपको कुछ स्वरों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं। फिर देखिए स्वरों के उच्चारण के स्थान, तो कंठ से कौन कौन सा स्वर बोला जाता है, अ, आ और आहा। ये जो स्वर हैं आपके कहां से बोले जाते हैं, कंठ। कंठ ये गले के नीचे होता है। तो कंठ से बोलने वाले जो स्वर हैं वो अ, बड़ा आ और आहा है। तालु से जो बोलने वाले हैं वो ई और बड़ी ई है। ठीक है ना, कंठ से अ, बड़ा आ, आहा, और तालु से ई, बड़ी ई होती है। और कंठ तालु से जो आपका होता है वो ए और आई होता है, ए और आई। ऐसे याद रखिए कि कंठ और तालु को मिलाकर ही ए आई बनता है, यानी आ के साथ ई आ जाए तो ए बनता है, या बड़ा आ के साथ ई आ जाए तो ए बनता है। ए और आई जो है वो कंठ तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा से री ऋषि का बोला जाता है। मूर्धा क्या होता क्या है, मुख के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहां पर आपकी जीभ स्पर्श करती है तो उस स्थान को हम मूर्धा बोलते हैं। तो री ऋषि का अगर हम बोलेंगे तो जीभ का आगे का हिस्सा जो है ऊपर ज्यादा टच करता है। ओष्ठ से यानी होंठ से बोले जाने वाले जो हैं वो ऊ और बड़ा ऊ है, ये ओठ से बोले जाने वाले स्वर हैं। और कंठ ओष्ठ से जो बोले जाने वाले स्वर हैं वो ओ, आओ और उआ होता है। ठीक है, तो कंठ से आ बोला जाता है और ओष्ठ से ऊ। जब आ में ऊ मिलाते हैं तो क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है ना, तो कंठ ओष्ठ से बोले जाने वाले ओ, आओ और उआ है। और नासिका से सिर्फ क्या है दोस्तों, अंग है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इनके उच्चारण स्थान। कंठ से बोले जाने वाला स्वर आ, बड़ा आ और आहा है। तालु से बोले जाने वाला ई है। तालु में ई जब आप बोलेंगे तो आपका जो है कंठ के नीचे जोर पड़ता है, ई। और कंठ तालु से ए आई है। मूर्धा से री है। ओष्ठ से ओ, ओष्ठ से ऊ, बड़ा ऊ है। कंठ ओष्ठ से ओ, औ और वा है। और नासिका से अंग है। इसके अलावा आपकी हिंदी वर्णमाला में कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो विदेशों से ली गई हैं, जिनको हम आगत ध्वनि कहते हैं, या आपकी ग्रहित ध्वनियां भी कहते हैं। आगत या ग्रहित या विदेशी ध्वनि, तो वो कौन सी है कि जिनके नीचे आपका नुक्ता लगता है, जा, फा, इस तरीके से। ठीक है ना, खा, ये जो है अरबी फारसी ध्वनियां हैं। अरबी
फारसी। ठीक है। और ऑफिस वाला वा जो है ये अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है। तो इनको हम जो है विदेशी ध्वनि या ग्रहित ध्वनि या आगत ध्वनियों के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपकी जो है हिंदी वर्णमाला में हमने आपके लिए स्वरों के बारे में बताया है विस्तार से कि कौन सा स्वर कहां से निकलता है और इसका उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों आगे अगली वीडियो में हम आपको जो है व्यंजन को विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।